हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब मस्त हो और घर पर ही स्वस्थ हो। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 को शुरू किया और काफ़ी कुछ लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए। तो आज हम आगे के एक नए टॉपिक पे जाएंगे जो है एम्पिरिकल फार्मूला। बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हमें आज कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सब लोग यहाँ पर फोकस रहिएगा। और ये जो क्वेश्चन है, जो एम्पिरिकल फार्मूला के जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, वो काफ़ी लॉजिकल होते हैं। तो मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ, आप ज़रा यहाँ पर फोकस रहकर ध्यान देना। ठीक है, तो फिर आज का हमारा टॉपिक है दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, ध्यान देना बच्चों। देखो, ये एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंपलेस्ट, मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल आपके पास हो, वो मॉलिक्यूल का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है वही होता है। कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपको दिया है तो उसका जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है वही इंपेरिकल फार्मूला होता है। ज़रा ध्यान देना, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ पर फोकस रहेगा। इट इज एक्चुअली द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो, ठीक है, देन ऑफ constitutional atom of any compound, ठीक है। ओके, हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स लेकर। लाइक हमारे पास पहला एग्जाम्पल है एन ब्यूटेन। क्या है? एन ब्यूटेन, ठीक है। अब ये एन ब्यूटेन जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यानी कि उसको मैं शॉर्ट में एमएफ लिखता हूँ। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? तो वो है C4H10, ठीक है, C4H10। लेकिन जब हमें इसका इंपेरिकल फार्मूला फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, ज़रा ध्यान से देखना। हम लोग पहले कौन से एलिमेंट है उसकी लिस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कार्बन है और हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, और उससे बना हुआ C4H10 यानी कि ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन है, एन यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन। जब भी कोई भी कंपाउंड अगर लॉन्ग चेन फॉर्म में होता है तो उसको एन ब्यूटेन, मतलब कि एन बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, उसके आगे एन लगाते हैं और उसकी शुरुआती 4 कार्बन से होती है। इसके बारे में आपने 10th में पढ़ा हुआ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के अंदर, कि जब भी कोई भी कंपाउंड अगर होता है, मान लो वो कंपाउंड के अंदर 4 कार्बन या उससे ज़्यादा कार्बन हो, और वो चारों 4 कार्बन या उससे ज़्यादा कार्बन जो भी है वो एक लॉन्ग चेन में ही है, उनके अंदर कोई ब्रांचेस नहीं है, तो हम उनके नाम के आगे क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं, यानी कि नॉर्मल होता है। समझ में आया कि नहीं? बेसिकली इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो आपने 10th में पढ़ा होगा, CH3 CH2 CH2 CH3। अब अगर आप इस कंपाउंड में देखोगे तो ये चारों 4 कार्बन एक सिंगल लाइन में है, सिंगल चेन में ही है, कोई ऊपर नीचे ऐसा कोई ब्रांच नहीं है। तो इसके नाम के आगे हमने क्या लगाया? एन लगाया, है ना। अब हमें ये लिखना है कि भाई इसके कितने एटम्स है, तो 4 कार्बन के एटम है, ये रहे 4, है ना, लिखा है ना यहाँ पर 4। हाइड्रोजन के कितने? 10 है। अब इसके जितने भी मतलब कि आपको वॉट एवर यू आर गेटिंग व्हाट वी से कि कॉमन नंबर्स निकालते जाना है। अब इसके बाद अगर हम कॉमन नंबर लेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा? दैट इज 2 and 5, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा इसका? 2 and 5 बनेगा ना। समझ में आएगा? दोनों में 2 कॉमन निकलेगा, तो ये क्या करेंगे? 4/2 यानी कि 2 आएगा, 10/2 यानी कि 5 आएगा। अब इसके बाद कोई कॉमन नहीं है, एक्चुअल में 1 है, बट उसको हम लोग कोई कॉमन नहीं है, तो ये हमें फाइनली मिलेगा। अब इसमें से फॉर्मूला क्या बनेगा, ज़रा ध्यान से देखना। तो कार्बन के कितना आया? 2 आ गए। हाइड्रोजन कितने आए? 5 आ गए। तो ये जो बना, ये इस कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला बनेगा। क्या बन गया? इस कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला बना। हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं। लाइक हमारे पास एसिडिक एसिड है। क्या है? एसिडिक एसिड है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? तो वो होता है दैट इज CH3COOH। ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। बेसिकली एसिडिक एसिड का केमिकल नेम होता है दैट इज इथेनोइक एसिड। क्या रहता है? दैट इज इथेनोइक एसिड रहता है, इथेनोइक एसिड रहता है बच्चों। ओके, ये उसका एक नाम है, केमिकल नेम है। इसको हम लोग IUPAC नेम बोलते हैं और इसको हम लोग कॉमन नेम बोलते हैं बच्चों, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एसिडिक एसिड, इथेनोइक एसिड। ओके, इट्स IUPAC नेम, IUPAC नेम, एंड दिस इज अ कॉमन नेम। चलो मैं लिख देता हूँ इधर ब्रैकेट में कि दिस इज एन IUPAC नेम, IUPAC नेम, ठीक है। और ये जो है इट इज़ एन कॉमन नेम। क्या है ये? इट इज़ अ कॉमन नेम बच्चों, है ना। ये क्या है? तो ये कॉमन नेम। अब ज़रा ध्यान देते रहना तो आपको समझ में भी आएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लाइक हमने इसको लिया, अब हम क्या करेंगे? पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दिया है,
अब हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला लेंगे तो एटम्स कौन से हैं, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ऐसे 3 एटम्स इसके अंदर है। अब कार्बन कितने हैं, तो वो 2 है, आप गिन के देखो, 1 और 1 2। हाइड्रोजन कितने, 3 और 1 4। और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। ठीक है, अब आप कॉमन निकलते चाहिए, 2 को कॉमन लोगे, यहाँ पर ये 1 आएगा, ये 2 आएगा और ये 1 आएगा। तब ये फाइनल नंबर जो आया उससे आप फॉर्मूला बनाइए। कार्बन का कितना है, 1 ही आया। हाइड्रोजन का कितना है, 2 आ गया। ऑक्सीजन का कितना है, 1 ही आया। तो ये जो बना ये उसका एम्पिरिकल फार्मूला बना। ये क्या बन गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ईएफ बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं हम उसको, ईएफ बोलते हैं। ये उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया। ठीक है क्या नहीं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें आएगी, काम आएगी, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। यहाँ पर हम एक और चीज़ काम आने वाली है, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, देखते हैं चलो। देखो अब ये तो आपको आ गया कि भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे करते हैं। अब यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन का समझना भी बहुत ज़रूरी है। लाइक मैंने लिया है परसेंटेज H2O। ठीक है, परसेंटेज H2O लिया है। अब उसमें मैंने क्या किया, परसेंटेज H लिया। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, देखो कैसे फाइंड करते हैं। अब आप ये देखो कि H2O का मोलार मास कितना होता है, 18 रहता है। उसमें से 18 ग्राम पर मोल रहेगा ना। ठीक है, 18 ग्राम पर मोल रहेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखता हूँ पहले, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन। अब जरा ध्यान देना आप लोग। ठीक है, पे अटेंशन हियर। हमें फाइंड करना है H2O के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबके परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखना। पहले तो परसेंटेज ऑफ H लेंगे, दैट इज इक्वल टू, H का कितना आ रहा है, एक H का 1 होता है, एटॉमिक मास तो 1 ही होता है ना। तो 2 H है तो कितना बनेगा, 2। उसका टोटल कितना है, 2 + 16 तो 18 होगा ना। इंटू 100 करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या आएगा, जो भी परसेंटेज आएगा ये आएगा 11.79% के आसपास, है ना, अप्रॉक्सीमेटली उतना ही आएगा। फिर अगर मान लो कि भाई हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ O फाइंड करेंगे। तो O का कितना एटॉमिक मास है, तो वो 16 है। टोटल कितना है, 18 है। मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 88.21% आया। ये ऑक्सीजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन है। किसका आ गया, हमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन आ गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, वो है C2H5। और भी एग्जांपल देखते हैं, जरा ध्यान देना। C2H5 ये है ना, इथेनॉल है। इथेनॉल खास करके सैनिटाइजर्स में ये होता है। अभी के टाइम पर ये सैनिटाइजर तो बहुत फेमस चीज़ हो गई है। तो ये जो इथेनॉल है उसको सैनिटाइजर में यूज़ किया जाता है, और भी उसको परफ्यूम बनाने में, फिर ऐसी बहुत सारी जगहों पर इसका यूज़ होता है। परफ्यूम है, सैनिटाइज़र है, फिर लॉट्स ऑफ परफ्यूम, हाँ फिर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। कुछ कफ सिरप्स रहती है, उनमें भी आता है ना। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो पहले हम क्या फाइंड करते हैं, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कार्बन करेंगे। तो यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो 12 डिवाइड बाई टोटल कितना होगा, 18। मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, 12 डिवाइड बाई 18 इंटू 100 करेंगे, दैट इज इक्वल टू, परसेंटेज कितना आ रहा है, जरा ध्यान से देखना। तो इसका परसेंटेज आता है, जो भी आता है आप चेक कर लेना। सेम वे परसेंटेज ऑफ हम लोग क्या करेंगे, H करेंगे। तो H कितने, 5 और 1 6, 6 डिवाइड बाई 18 इंटू 100। फिर क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ O करेंगे, कितना आएगा, 16 डिवाइड बाई, ओ सॉरी 18 नहीं आएगा, माई मिस्टेक बच्चों। इसका मॉलिकुलर मास कितना होता है, तो वो 46 होता है ना, 46 रहेगा, माई मिस्टेक। फिर इसका परसेंटेज कंपोजिशन ढूंढ लेना। अब ये 46 एटॉमिक मॉलिकुलर मास कैसे आया, तो ये तो आपको मैंने आगे ही पढ़ाया था। C2H5OH है, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 1 6 हो गए, तो 6 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितने, 1 ही है, तो 2 इंटू 12, ठीक है, प्लस 6 इंटू 1, प्लस क्या आएगा, 16 आएगा। तो ये कितना आएगा, 24 प्लस 6 प्लस 16, तो टोटल कितना आएगा, ये देखो ना आपको, 24 और ये का 22, ये आ जाएगा 46 ग्राम पर मोल। ठीक है ना, 46 ग्राम पर मोल आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको सबके परसेंटेज कंपोजिशन आने चाहिए, है ना। परसेंटेज कंपोजिशन अगर आपको आ गया, देखो यहाँ पर इस इंपेरिकल फॉर्मूला वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं, नीट में आते हैं, जेई में आते हैं, और स्कूल के एग्जाम्स में हम लोग पूछते हैं, तो उसमें आपको 2 चीज़ें सबसे मेन आनी चाहिए। एक है उसका मोलार मास ढूंढते हैं, और दूसरा इसका परसेंटेज कंपोजिशन। फिर उसके बाद इंपेरिकल फॉर्मूला मैंने जिस तरह से किया वैसे आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग आगे कुछ सम्स को लेकर समझेंगे, बट उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ पर 5-10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कम ऑन, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट, मतलब यही टॉपिक में आगे के न्यूमेरिकल पे जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, चलो।
ओके, तो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल लेकर समझते हैं, तो आपको समझ में आ जाए। एक न्यूमेरिकल मैं लेकर समझाता हूँ, ठीक है। फिर टेक्स्ट बुक के अंदर तो न्यूमेरिकल दिए है, उसको आप प्रैक्टिस कर ही सकोगे। मैं एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। ओके, न्यूमेरिकल क्या है तो जरा ध्यान से देखना। न्यूमेरिकल ये है कि इट इज इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड है, इन अ कंपाउंड परसेंटेज कार्बन वो कितना है, तो वो 37.5% है, ठीक है। परसेंटेज हाइड्रोजन वो है 12.5%, और परसेंटेज ऑक्सीजन है 50%, ठीक है। करना क्या है, तो फाइंड आउट, क्वेश्चन में ये दिया है, फाइंड आउट empirical formula and if molar mass, if molar mass of compound का molar mass दिया है that is 64 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो हमें ये भी फाइंड करना है, देन फाइंड मोलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF। यानी कि क्वेश्चन में क्या किया है, हमें एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है। कार्बन का है 37.5, हाइड्रोजन का 12.5 एंड ऑक्सीजन का 50% है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें पहले तो इंपेरिकल फार्मूला फाइंड करना है और हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। इतनी चीज़ें करनी है। तो बेसिकली करते कैसे, तो इसके लिए एक टेबल बनाना ज़रूरी है। अब टेबल, एक सिंपल सा टेबल हमें बनाना होता है। ज़रा ध्यान से देखना क्या करेंगे। पहले तो आपको टेबल में लिस्ट बनानी है कि भाई कौन से आइटम्स हैं, ठीक है। फिर ये लिखना है कि उसके परसेंटेज क्या है, ठीक है। फिर उसका वेट अपॉन एटॉमिक मास जो होता है उसका रेशियो लेना है, ठीक है। फिर उन रेशियो में से लोएस्ट वैल्यू का रेशियो लेना है। मैं बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट है। पहला कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है एंड तीसरा ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा कार्बन। कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना दिया है, तो वो दिया है 37.5%, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा दिया हुआ है, तो वो दिया है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, कितना दिया है 12.5%, ठीक है। फिर तीसरा कौन सा दिया है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, तो 50% है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये रहा वेट अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है। एक्चुअल में वेट नहीं आएगा यहाँ पर, बट यहाँ पर परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास आता है, ठीक है। परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, इसके परसेंटेज कितने, तो 37.5 है, ठीक है, डिवाइड बाय एटॉमिक मास। अब कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, पहले तो आपको देखो इतना याद रखना कि 1 से लेकर 30 तक के, 1 से लेकर 20 तक तो को हास, देखो 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट जितने भी रहते हैं वो सबके एटॉमिक नंबर, मास, नेम, सिंबल के साथ आपको आने चाहिए 1 से लेकर 20। हालांकि आप लोग में इससे बहुत सारे बच्चों को आता ही होगा, क्योंकि 10th में ऑलरेडी जो भी 10th में पढ़ाते हैं टीचर्स वो सिखा तो देते ही है, बट फिर भी अगर नहीं आता तो भी आप उसको प्रिपेयर कर लो। क्या करना है, गौर करो, 1 से 20 का एटॉमिक नंबर करना है, ठीक है। यानी कि उसको हम लोग Z बोलते हैं एटॉमिक नंबर को। फिर एटॉमिक मास जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपको उसका सिंबल करना है जिसको मैंने S से कर दिया है, ठीक है। और उसका नेम करना है कि भाई कौन सा एलिमेंट है। ये 4 चीजें आपको आनी चाहिए। अभी तब तक अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप कोई भी एटॉमिक मास या कोई भी मॉलिक्यूलर मास ढूंढ ही नहीं पाओगे, ठीक है। अब देखो कार्बन का कितना होता है, 12 रहता है, उसका वैल्यू कितना आया, 3.125 आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना है, 12.5 दिया हुआ है, तो 1 होता है इसका, तो ये कितना आएगा वैल्यू 12.5। फिर 50% है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना रहता है, तो रहता है 16, है ना, तो ये आ जाएगा 3.125। अब आपको ये चेक करना है कि तीनों में से लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, समझे कि नहीं। तीनों में से लोएस्ट वैल्यू जो होता है उससे मतलब कि डिवाइड करना होता है। लाइक ये वैल्यू जो है 3.125 उसको डिवाइड बाय लोएस्ट वैल्यू, तो तीनों में से लोएस्ट क्या है, 3.125 खुद है, ठीक है। फिर यहाँ पर 12.5 है, डिवाइड बाय लोएस्ट वैल्यू तो 3.125, फिर ये 3.125 है लोएस्ट वैल्यू, तो क्या आएगा 3.125, ये कट ये आ जाएगा 1, ठीक है। ये कट ये अप्रोक्सीमेटली 4 आएगा, ये कट ये कितना आएगा 1 आएगा। तो ये जो आपको नंबर्स मिले ये क्या बताएंगे आपको, ये आपको इंपेरिकल फॉर्मूलाज बताएंगे बच्चों,
ये आपको क्या शो करेंगे, ये आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे। अब जरा ध्यान से देखना कैसे और क्या होगा, पे अटेंशन हियर। लाइक एम्पिरिकल फॉर्मूला इस तरह से बन गया। अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो इस तरह से बन गया। कार्बन कितने हैं, एक ही है, दैट इज C1। हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो H4। एंड ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो O1 आ गया। समझे कि नहीं, C1 H4 एंड O1, ये इसका क्या बन गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया। अब आप इसमें से क्या ढूंढोगे, आप इसमें से इसका मास ढूंढोगे। कैसे करोगे, एक कार्बन का देखो यहाँ पर 1C प्लस 4 इंटू H प्लस 4 इंटू O, सॉरी 1 ही है ना, माई मिस्टेक। ओके, अब कार्बन का कितना होता है 1 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का 16 रहता है, तो 12 प्लस 4 प्लस कितना आएगा 16, तो 20 एंड ये आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्या मिल गया, हमें मास मिल गया, दैट इज 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, 32 ग्राम पर मोल। जरा ध्यान देना इधर। ठीक है, अब देखो हम लोग को क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला एक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये एकदम सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अब क्या होगा, ये n वैल्यू कैसे आएगा, इससे n आ जाएगा। n इज इक्वल टू क्या आएगा, तो मॉलिक्यूलर मास तो है, इधर एक काम करो, ये मोलार मास, ये इक्विवेलेंट फॉर्मूला का मास mm डिवाइड बाई em करते हैं। तो मोलार मास तो हमें क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है 64 ग्राम पर मोल। तो इसको आप क्या करोगे, 64 कर दो डिवाइड बाई, आपको ग्राम पर मोल भी लिख दो, आप कोई बात नहीं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ग्राम पर मोल डिवाइड बाई ग्राम पर मोल, तो यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला का कितना है, तो आया 32 ग्राम पर मोल। कितना आया, 32 ग्राम पर मोल। ये कट ये 2 आ जाएगा, ये कट, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ये n की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो इस पे से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा, देखना जरा ध्यान से, ये जो n है ना, अब आप एक काम करो, इसका एक्चुअल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको ढूंढना है, n की वैल्यू कितनी है 2, और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, दैट इज C1H4O1 जो हमने किया, ये क्या आ जाएगा C2H8O2। ये आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या आ गया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया हमें। ओके, ये क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, समझे कि नहीं, बस हमें ढूंढना क्या था, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढना था, ये रहा, ये MF हमारा हो गया। फिर हमें ढूंढना क्या था, इक्विवेलेंट फॉर्मूला ढूंढना था, वो भी हमने ढूंढ लिया, और मास भी ढूंढ लिया, सबके मास भी ढूंढ लिया हमने। कितना ईजी है। चलो मैं आपको वापस एक बार समझाता हूँ, रिवाइज कराता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, हमें क्या करना है, एक टेबल बनाना है, उस टेबल में 4 चीजें हमें रिप्रेजेंट करनी है। पहला है कौन से एटम्स हैं, यानी कि कौन से एलिमेंट है। आप इधर ये भी लिख सकते हो एलिमेंट्स, यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स है, उसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ E। ठीक है, उसकी लिस्ट बना दी है। उसके बाद आपको ये लिखना है कि भाई इसके परसेंटेज कितने दिए हुए हैं, यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन फॉर्मूला में उनका क्या है। ठीक है, फिर परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास कर लो। फिर वो जो वैल्यूज आते हैं इस रेशो के, उनमें से जो लोएस्ट वैल्यू होगा ना, उस वैल्यूज को डिवाइड करना है आप इस वैल्यू से, यानी कि ये वैल्यूज को उस वैल्यू से डिवाइड करना है। तो देखना जरा ध्यान से, कार्बन का कितना आया 37.5। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा परसेंटेज, दैट इज 37.5 डिवाइड बाय कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो 12 होता है, तो डिवाइड बाय 12 क्या, तो वैल्यू क्या है 3.125। सेम में हाइड्रोजन का कितना है 12.5 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो कितना आएगा 12.5। फिर ऑक्सीजन का कितना है 50%, 50 डिवाइड बाय 16 क्या 3.125। ये तीनों में लोएस्ट वैल्यू किसकी है, तो ये 3.125 और ये 3.125। ठीक है, तो क्या करेंगे, लोएस्ट वैल्यू को डिवाइड, मतलब कि ये सारी वैल्यू को लोएस्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो 3.125 डिवाइड बाय 3.125, और हम सबने किया तो ये 1 आया, ये 4 आया, ये 1 आया। अब कार्बन का क्या है 1, तो ये उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला में रखेंगे C1, हाइड्रोजन का 4 तो H4, ऑक्सीजन का 1 तो O1 लिखा हमने। ठीक है, फिर हमने इसका क्या किया, हमने मास ढूंढ लिया, मिल गया। अब देखो यहाँ पर एक हमारे पास फॉर्मूला है, बहुत इजी फॉर्मूला है, दैट इज, इसको यहाँ पर U ले लो और ये 2 इधर आ जाएगा, समझे। अब देखो मोलार मास इज इक्वल टू n इंटू इक्विवेलेंट मास। अब देखो क्या करोगे, n की वैल्यू के लिए मोलार मास डिवाइड बाय EM आएगा। ठीक है, क्या करेंगे 64/32, तो ये 2 हो जाएगा। फिर हमने ढूंढ लिया, और फिर हमने क्या किया, यही फॉर्मूला में फॉर्मूला मतलब कि इक्विवेलेंट फॉर्मूला जो है, इक्विवेलेंट फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। इक्विवेलेंट फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का
वैल्यू मिल जाएगा। इज इट ओके बच्चों? क्या क्लियर है आप सबको? क्लियर है? यस। तो जल्दी जल्दी मैं 5 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप बाद में भी लिख सकते हो उसमें से देखकर। आई एम गिविंग यू द टाइम फॉर द 5 सेकेंड्स, है ना? ओके चलो चलो, अब हम आगे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा ये न्यूमेरिकल इंपेरिकल फॉर्मूला वाला हो गया। अब आपको टेक्स्ट बुक में भी न्यूमेरिकल दिया है, इसके एक्सरसाइज में भी दिया और चैप्टर में भी दिया हुआ है। अब मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करा लेता हूँ, ठीक है? चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट हमने नहीं किया था ना, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट भी मैं आज आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा देता हूँ। तो जरा ध्यान से देखना, इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम लोग 2 पार्ट्स में करेंगे, आज थोड़ा सा करेंगे और फिर इसके बाद के लेक्चर में थोड़ा सा और इंट्रोडक्टरी पार्ट ले लेंगे, ठीक है? बेसिकली केमिस्ट्री है क्या, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो केमिस्ट्री जो है वो पूरी दुनिया क्या है, कोई भी 2 चीज़ों का या फिर उससे ज़्यादा चीज़ों का एक दूसरे के बीच में कैसा इंटरेक्शन होता है, वही केमिस्ट्री होता है, ठीक है? लाइक आपने देखा होगा कुछ डांस शोज में जो डांस करते हैं, तो अगर अच्छा डांस करते हैं तो वो जज जो होते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि भाई आप लोग का केमिस्ट्री बहुत अच्छा था, यानी कि एक दूसरे का ट्यून अप बहुत अच्छा था। समझे कि नहीं? केमिस्ट्री का मतलब ही होता है कि भाई एक दूसरे के साथ ट्यून अप कैसे हो रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, यही तो केमिस्ट्री होता है। बेसिकली केमिस्ट्री पूरा एक मैजिकल सब्जेक्ट है। तो केमिस्ट्री हमें कहाँ कहाँ पर काम आता है? तो देखो मैं आपको बताऊँ, केमिस्ट्री तो सबसे पहले आपके किचन में और आपके बॉडी में भी है, हर जगह पर अगर आप देखोगे तो केमिस्ट्री तो है ही। देयर इज प्रेजेंस ऑफ केमिस्ट्री एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, है ना? जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि आपकी मम्मी क्या करती है, दही बनाना है तो मिल्क को क्या करती है, मिल्क में से दही बनाते हैं ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा दही डालेंगे तो कुछ घंटों बाद दही बन जाएगा, करेक्ट? तो वहाँ पर केमिस्ट्री है। आपके बॉडी के अंदर आपका फूड का डाइजेशन हो रहा है, तो वो जो आपकी जो आपके बॉडी के सेल्स जो है उनको क्या पहुँच रहा है, उनको पहुँच रहा है एनी एनर्जी, वो एनर्जी को बना रहा है, वहाँ पर भी केमिस्ट्री है। आपका फूड जो अंदर क्या हो रहा है, उसका जो भी प्रोसेस हो रहा है वहाँ पर केमिस्ट्री है, यानी कि केमिस्ट्री हर जगह पर बेसिकली पहले के ज़माने में ऐसा मानना था कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो 5 तत्वों से बनी हुई है, जिसको हम 5 एलिमेंट्स बोलते हैं। वो है पृथ्वी, जल, आकाश, वायु एंड अग्नि, ठीक है? ये 5 एलिमेंट से बनी है, ऐसा पहले के ज़माने के लोगों का मानना था। बट धीरे धीरे ये जो मान्यता थी उसमें से पर्दा हटा और लोगों ने बोला भाई जो साइंटिस्ट आए, जब मॉडर्नाइज साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा नहीं, एलिमेंट सिर्फ 5 नहीं होते हैं, एलिमेंट्स तो 5 से भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा होते हैं, और ये एलिमेंट्स नहीं है, ऐसा अब ये मॉडर्न साइंस का कहना है। और कहना है कि भाई एलिमेंट्स तो होते हैं लाइक हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, ठीक है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, उसी को हम एलिमेंट बोलते हैं। बेसिकली एलिमेंट जो रहता है, हर एक एलिमेंट यूनिक रहता है। एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक, कैसा रहेगा? एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक, हर एक एलिमेंट का एटम कैसा रहता है, यूनिक रहता है बच्चों, ठीक है? लाइक एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं, दैट इज हाइड्रोजन है, फिर हमारे पास ऑक्सीजन है, जो बेसिक है ना, जो हम लोग जानते हैं उनके बारे में मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ। फिर क्लोरीन है जिसको Cl से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर नाइट्रोजन है, फिर आपने ले सकते हैं दैट इज बहुत सारे, सल्फर है, ठीक है, मतलब बहुत सारे, यूरेनियम है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और हर एक एलिमेंट जो है वो अलग रहता है, ठीक है? अब जब हम इन एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो क्या मिलेगा? कंपाउंड मिलेगा, ठीक है? कंपाउंड्स बेसिकली होते क्या है मैं बताता हूँ। ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड कंपाउंड। अब बेसिकली होता क्या है, देखो ये सारी चीज़ें आप 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तब आपके टीचर ने बोला भी होगा आपको कि भाई 9th में जो भी टॉपिक्स होते हैं वो 11th में आते हैं बट ज़्यादा डिटेल में आते हैं। सेम वे जो 10th के टॉपिक्स हैं ना, वही 12th में आते हैं बट ज़्यादा डिटेल में आते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपके टीचर ने आपको बता के थक गए होंगे, पर कुछ लोगों ने तो ध्यान नहीं दिया होगा। बट देखो ये बहुत ही ईजी चीज़ है कि भाई ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? कंपाउंड बोलते हैं। अब ये कंबाइन कैसे होता है? ये कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस, केमिकल बॉन्ड से कंबाइन होते हैं। लाइक हमारे पास वाटर है H2O, ठीक है, फिर अमोनिया है, फिर मान लो कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, फिर Cl2 है, H2 है, O2 है, ये सारे किस में आते हैं? ये सारे कंपाउंड्स में आते हैं बच्चों। किस में आते हैं? दिस ऑल आर कंसिडर्ड टू बी इन द कंपाउंड्स। अब देखो ये कंपाउंड ना कोई अलग अलग प्रकार के बॉन्ड से कनेक्टेड रहते ही है। दिस ऑल कंपाउंड्स आर कनेक्टेड विद सम और अदर बॉन्ड, ठीक है? मैं लिख देता हूँ, दे कंबाइन विथ some
some type of केमिकल बॉन्ड, कुछ प्रकार के केमिकल बॉन्ड से क्या रहते हैं, ये कनेक्टेड रहते हैं। अब वो केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, ये सब आप आगे बहुत आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे और बहुत डिटेल में पढ़ोगे आप, ठीक है। तो कंपाउंड से कनेक्टेड रहते हैं। सेम वे देखो एक और चीज आती है, वो है मिक्सचर, है ना। मिक्सचर किसको बोलते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई दो कंपाउंड्स या उससे ज्यादा कंपाउंड को जब हम मिक्स करते हैं तो मिक्सचर बनता है। व्हेन two or more compounds mix they form मिक्सचर। क्या बनाते हैं वो, मिक्सचर बनाते हैं। अब अगर दो कंपाउंड्स या उससे ज्यादा कंपाउंड्स को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। बट ये जो मिक्सचर होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, दो फेजेस जो रहते हैं, ठीक है। अगर आप दो कंपाउंड्स को मिक्स करते हो तो प्रॉपर्ली मिक्स होते हैं और सिंगल फेज बनता है, ठीक है। व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स आर मिक्स्ड they mix up properly and form uniform one phase मिक्सचर। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि भाई आपने शुगर लिया, तो उसको पानी में डाला, डिसॉल्व किया, तो आपको दिखेगा शुगर, नहीं दिखेगा क्योंकि वो मिक्सअप हो गया है। आपने सॉल्ट लिया, पानी में डाला, डिसॉल्व किया, हो गया, तो आपको क्या बाद में सॉल्ट दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो ये जो मिक्स हो गए, दो फेज नहीं बनते हैं, उसको हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रहा हूं, दैट इज शुगर प्लस वाटर फिर है सॉल्ट प्लस वाटर एक्सेट्रा, ये उसके एग्जाम्पल है, ठीक है। दिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ इट। अब देखो जैसे कि मैं लेता हूं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं, अब आपने मिक्सअप तो किया बट वो मिक्स नहीं हो रहे हैं, दो फेज बना रहे हैं, तो उसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं। व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स are mixed but they do not mix up and form two phase। अगर दो फेज बनाते हैं, ठीक है, तो फिर उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनस मिक्सचर। एग्जाम्पल के तौर पे ऑयल प्लस वाटर उसका एग्जाम्पल है, केरोसिन प्लस वाटर एक्सेट्रा, ये उसके एग्जाम्पल्स है, ठीक है। ऑयल प्लस वाटर, केरोसिन प्लस वाटर, ये सारे उनके एग्जाम्पल्स में आते हैं बच्चों। दिस ऑल आर देयर एग्जाम्पल्स। तो ये बेसिक सा फंडा है जो हमने शुरू किया, ठीक है। एलिमेंट्स बताया मैंने, कंपाउंड्स बताया, मिक्सचर बताया, ये सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करिए, ठीक है। आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में जितने भी स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है, वो सब लिखते रहना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे भी मिलेगी जो मैंने यानी कि टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं की हुई है, बट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और उसका रीज़न ये है, मैं इतना डीप में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जेई नीट में इस लेवल तक पूछ सकते हैं और पूछते भी है। दैट इज वाई वी आर डूइंग, वी आर प्रॉपरली राइटिंग एंड डूइंग ऑल द सॉल्यूशंस हियर, ठीक है। चलिए तो फिर फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसकी नोट्स बनाते रहो और अच्छी खासी मेहनत करते रहो। जब तक अपने स्कूल्स आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए ओपन नहीं है, तब तक आपको घर पे बैठ के ही पढ़ना है और घर पर ही रहना है। घर पर रहिए, स्टे सेफ, बाहर मत निकलिए और घर पे रहकर अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बच्चों।